हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचेन और उसके दोस्त मिलकर यहाँ अस्मोडियस से डुआनी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अस्मोडियस तो एक लेवल 9 का डीमन गॉड था जो कि अपनी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन को उसके अंदर कैद कर लेता है। उसके डोमेन के अंदर सिर्फ वही लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों का दिल और दिमाग एक हो जाए। हाउचेन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाने के बाद इसमें कामयाब हो गया था और इसी वजह से हम देखते हैं कि हाउचेन ने अस्मोडियस को जान से मार डाला, जिसके बाद ये लोग जख्मी डुआनी को अपने साथ इटर्निटी टावर ले आए थे। दूसरी तरफ होश में आने के बाद डुआनी लोगों को बताता है कि डीमन सरपेंट डिमोनिक पिलर को दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए मैंने और मेरे दोस्तों ने उनके रिचुअल के बीच में उन पर हमला कर दिया और यहाँ पर इन लोगों ने एक एंशिएंट स्टोन चुरा लिया। मगर पीछे की तरफ बाकी के सब लोग डीमन गॉड गुजिन की वजह से पकड़े गए। सिर्फ डुआनी वहाँ से बड़ी मुश्किल से भागकर बच पाया था। ये बात जब हाउचेन को जानने को मिली तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैसला करता है कि हम लोग उस सरपेंट डिमोनिक पिलर को रिस्टोर होने से रोकेंगे। साथ ही साथ हमारे जितने भी दोस्तों को बंदी बनाकर रखा गया है उन्हें भी बचाना हमारे मिशन का हिस्सा होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाउचेन और उसकी टीम यहाँ पर अपने दोस्तों को बचाने के मिशन पर रवाना हो चुकी थी, जहाँ ये लोग छुपके छुपाते डीमन क्लैन की गहराई में जा रहे थे और इनके रास्ते में जितने भी डीमंस आते ये लोग उन्हें खामोशी से रास्ते से हटा देते। इससे पहले कि वो डीमंस किसी और को इन्फॉर्म कर पाते या फिर उन्हें कुछ भी समझ आ पाता, तब तक हाउचेन और उसके टीममेट्स ने मिलकर इन सबको खत्म कर दिया होता। इसी तरह करते करते हाउचेन और उसके दोस्त धीरे धीरे करके हार्ट ऑफ फ्लेम माउंटेन टेरेटरी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डीमन गॉड गुजिन को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन हाउचेन महसूस करके अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे गुजिन की या फिर डीमन सरपेंट डिमोनिक पिलर की एनर्जी महसूस नहीं हो रही। शायद वो इस तक अपने कैसल में मौजूद नहीं है, लेकिन यांग वांगजो और अपने बाकी के दोस्तों को बचाना भी जरूरी था। इसलिए हम देखते हैं कि ये लोग चुपके छुपाते से गुजिन के कैसल के अंदर इंटर हो गए, जो कैसल अंदर से काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। साथ ही साथ अंदर जाने पर इन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं। चेरी बेचारी को तो काफी डर लग रहा था। इवन की कैरन भी अपने सामने मौजूद एक तलवार की तरफ देखते हुए कहती है कि इस तलवार को देखकर पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। जबकि दूसरी तरफ हाउचेन दीवार पर बनी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर कैरन उससे सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ मालूम हुआ, जिस पर हाउचेन ने बताया कि यहाँ पर किसी मास्टर ऑफ गॉडली एक्सेस के बारे में लिखा हुआ है। ये मास्टर एक वेपन रिफाइनर हुआ करता था, जिसके वेपन इतने सारा खतरनाक थे कि उनसे बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज होती थी। बाद में एक दिन उसकी असलियत सब लोगों के सामने आ गई। लोगों को मालूम हुआ कि वो ह्यूमन सोल का इस्तेमाल करता था अपने वेपन को रिफाइन करने के लिए, इसीलिए लोगों ने अपने विलेज से उससे बाहर निकाल दिया। ये सुनकर चेरी घबराती हुई कहती है कि कहीं यहाँ पर मौजूद ये सारी सोर्ड उसी ने तो नहीं बनाई। वो डर रही थी। जबकि दूसरी तरफ हाउचेन बाकी की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए बताता है कि आखिरी दफा उस ब्लैकस्मिथ ने एक ऐसी सोर्ड बनाई थी जिसे ट्रू अनपैरेलल्ड डिवाइन सोर्ड कहकर पुकारा जाता था, और उस जैसी तलवार आज तक इस दुनिया में नहीं बनी, क्योंकि ये तलवार बहुत ही ज्यादा इवल है और उसने अपना आखिरी काम डीमन टेरेटरी में रहकर किया था। यहाँ पर हाउचेन हैरान होते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि डीमंस ने आखिर एक इंसानी वेपन फॉर्जनर को अपने साथ क्यों रखा और साथ ही साथ उसकी कहानी अपने क्लैन की दीवारों पर क्यों छपवाई। हाउचेन और कैरन जब ये सब सोच रहे थे तभी अचानक उन्हें अपने पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी, इसलिए ये लोग चौकन्ना हो गए। पर तभी अचानक इन्हें देखने को मिलता है कि जमीन को खोदता हुआ एक लड़का जमीन से निकलकर बाहर आ गया, जो कि कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का दोस्त हुआंग था। यहाँ पर हाउचेन हुआंगी को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि हुआंगी तुम आखिर यहाँ पर कैसे। दूसरी तरफ हुआंगी काफी ज्यादा जख्मी और थका हुआ लग रहा था। वो भी हाउचेन को देखकर खुश होते हुए कहता है कि कैप्टन हाउचेन, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए, प्लीज दूसरों को बचा लो। और ये कहते साथी हुआंगी वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया, जो देखकर हाउचेन हुआंग को अपने साथ इटर्निटी टावर ले आता है। दूसरी तरफ लिनसुआन इटर्निटी टावर में हुआंग का इलाज करते हुए हाउचेन को बताता है कि इसके सारे के सारे मेंडेरियंस काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। साथ ही साथ हुआंग की बॉडी पर कई सारे पुराने और नए जख्म है। अगर हमने किसी तरह से हुआंग को बचा भी लिया तब भी मुझे डर है कि शायद हुआंग जिंदगी भर कभी दोबारा से लड़ नहीं पाएगा। ये सारी बातें सुनकर हाउचेन को काफी बुरा फील हुआ, क्योंकि हाउचेन याद करता है कि जब वो डीमन हंटर सिलेक्शन एग्जाम दे रहा था तब उसकी हुआंगी के साथ फाइट हुई थी। हुआंगी दिल का बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और दूसरों का सोचने वाला इंसान है। इसलिए हाउचेन सोचता है कि हुआंग के साथ ये सब कुछ जिसने भी किया मैं उसका बदला जरूर लूंगा। इसलिए वो लिनसुआन से कहता है कि हुआंग को होश में लाओ। लिनसुआन भी हाउचेन की ये बात सुनकर फौरन से हुआंगी को एक मेडिकल पिल खिलाता है, जिसको खाते साथ ही हुआंगी होश में आ चुका था। सबसे पहले तो चेरी सामने की तरफ आते हुए उतावली होकर सवाल करते हुए पूछती है कि
हुआंगी, आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया और यांग वांगसो और तुम्हारे बाकी के सारे दोस्त कहाँ पर है? जिस पर हुआंगी जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, प्लीज आप मेरे कैप्टन को बचा लो। मेरे कैप्टन यांग वांगसो और मेरे बाकी के सारे दोस्तों को 4 अलग अलग जगह पर बांध कर रखा गया है। मैं कैसे तैसे खुद को छुड़वा कर अंडरग्राउंड टनल में चला गया था, जिसके बाद मैं उन्हें नहीं मिला। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वो यांग वांगसो और मेरे बाकी के दोस्तों के ब्लड का इस्तेमाल करने वाले हैं सरपेंट डिमोनिक पिलर को रिस्टोर करने के लिए। ये सुनकर हाउचिन हुआंगी से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें सरपेंट डिमोनिक पिलर की लोकेशन के बारे में मालूम है? जिस पर हुआंगी बताता है कि नहीं, मुझे सरपेंट डिमोनिक पिलर की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन जब मैं जमीन के नीचे टनल खोदने की कोशिश कर रहा था तब मैंने कुछ डीमंस को बातें करते हुए सुना, जहाँ वो लोग हार्ट ऑफ मैग्मा फर्नेस के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि हमें वो एंशिएंट ग्रीन स्टोन नहीं मिला, जिसकी वजह से मास्टर गुजिन को खुद ही हार्ट ऑफ मैग्मा फर्नेस को जलाते हुए टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा। अगर हमें वो एंशिएंट स्टोन मिला होता तो हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। इवन कि मास्टर गुजिन को भी टेम्परेचर मेंटेन करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है। ब्रदर हुआंग की ये सारी बातें सुनकर कैरन जवाब देते हुए कहती है कि इसका मतलब कि मास्टर गुजिन इस वक्त सरपेंट डिमोनिक पिलर को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है और वो फिलहाल अपनी जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। जो सुनकर हाउचिन भी कैरन को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा और इसलिए हम लोग इस मौके का फायदा उठाएंगे। पहले हमें अपने दोस्तों को बचाना होगा, जो करने के बाद हम लोग डिमोनिक सरपेंट पिलर को भी रिस्टोर होने से रोक देंगे। ये कहते ही हाउचिन अपनी डॉन ऑफ लाइट की टीम को लेकर 4 ग्रुप्स में डिवाइड होते हुए अपने अपने दोस्तों को बचाने के लिए वहाँ से रवाना हो गया, जिसमें से पहला ग्रुप तो हाउचिन और कैरन का था। ये लोग पहले एक मैग्मा लोकेशन पर पहुंच गए थे, जहाँ पर उनके दोस्तों को बंदी बनाकर रखा गया था। इनमें से एक तो एससन सिंह जुआन था, जो कि कैरन को अपनी बहन और हाउचिन को अपना जीजा मानता था। वो इन्हें देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सच में तुम दोनों मुझे बचाने के लिए आए हो? हाउचिन और कैरन उन दोनों को इस तरह से तकलीफ में देखकर फौरन से जंप करते हुए यहाँ उन्हें आजाद करा देते हैं। साथ ही साथ कैरन बताती है कि यहाँ पर टेम्परेचर काफी हाई है, जिस टेम्परेचर के कारण इन दोनों के मेटीरियल्स काफी बुरी तरीके से बर्न होकर डैमेज हो चुके। हाउचिन भी बताता है कि हाँ, इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाना होगा, वरना ये दोनों पूरी तरीके से यूजलेस हो जाएंगे और जिंदगी भर कभी फाइट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंग जुआन धीरे धीरे हाउचिन से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि हाउचिन उसकी बातें समझ नहीं पा रहा। असल में वो हाउचिन को वार्न करना चाहता रहा कि तुम्हारे पीछे एक फ्लेम ट्रोल है, जो कि असल में यहाँ का गार्डियन था। वो हाउचिन और कैरन को देखकर फौरन से यहाँ पर आते हुए कहता है कि घुसपैठिया, और ये कहते उसने एक फ्लेम अटैक रेडी करते हुए यहाँ हाउचिन और कैरन पर हमला करने की कोशिश करी, जो देखकर हाउचिन तेजी से सामने की तरफ आकर अपने सन मून स्नेल शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने आप को और कैरन को बचा लेता है। लेकिन सामने की तरफ मौजूद फ्लेम ट्रोल ने और भी कई सारे आग के गोले बनाते हुए यहाँ इन दोनों पर बरसाना शुरू कर दिए थे, जिससे हाउचिन और कैरन डॉज करते हुए धीरे धीरे से फ्लेम ट्रोल की तरफ बढ़ने लगे। कैरन यहाँ पर अपनी रफ्तार और डैगर का इस्तेमाल करते हुए काफी सारा तेजी के साथ फ्लेम ट्रोल पर कई सारे स्लैश लगा चुकी थी। इवन की हाउचिन भी अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ फ्लेम ट्रोल की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। साथ ही साथ वो लगातार यहाँ पर फायर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से इस जगह का टेम्परेचर और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। कैरन ये सब होता हुआ देखकर हाउचिन से कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, हमें अपने दोस्तों को पहले यहाँ से निकालना होगा, वरना वो लोग मारे जाएंगे। जो सारी बातें सामने की तरफ मौजूद उस फ्लेम ट्रोल ने भी सुन ली थी। वो एक बड़ा सा फायर अटैक रेडी करते हुए इन दोनों से कहता है कि तुम लोग अब यहाँ पर आ चुके हो, यहाँ से जिंदा निकल कर तो नहीं जा पाओगे। जो कहती है वो बड़ा सा फायर अटैक यहाँ इन दोनों की तरफ चल देता है। हाउचिन भी ये देखकर फन से हवा में जंप करते हुए अपने असुरा स्लैश को रेडी कर चुका था, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक तो हाउचिन ने उस फायर अटैक को बीच में से काट दिया, साथ ही साथ वो इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस फ्लेम ट्रोल को भी बीच में से आरा कर देना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फ्लेम ट्रोल के पास कोई स्पेशल टेक्निक थी, जहाँ पर वो एक ब्लैक होल का इस्तेमाल करते हुए असुरा स्लैश को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेता है। जो देखकर तो हाउचिन सरप्राइज हो गया कि आखिर इसने असुरा स्लैश की एनर्जी को एब्सॉर्ब कैसे किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फ्लेम ट्रोल ने असुरा स्लैश की एनर्जी को कन्वर्ट करते हुए हाउचिन और कैरन पर पावरफुल अटैक चल दिया था, जबकि साथ ही साथ वो खुश होते हुए कह रहा था कि तुम लोग चाहे जितना मर्जी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक मुझ पर चल लो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ लिनसुआन और उसकी टीम पर आ जाता है, जो कि सेकंड लोकेशन पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर लिनसुआन, सैमी, विंड असैसिन और फ्लेम गार्ड की एक टीम थी, जहाँ इन लोगों को अपने सामने बहुत बड़े बड़े हैमर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर मीना और मिस शुई को कैद करके रखा हुआ था, जो देखकर तो सैमी, फ्लेम गार्ड और विंड असैसिन जितना तेजी के साथ हो सके सामने की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ पर लिनसुआन उन्हें सावधान रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो तीनों जवाब देते हुए कहते हैं कि ये मामूली ट्रैप हमें नहीं रोक सकते, और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनमें से कई सारे बड़े हैमर्स को चकनाचूर कर चुके। लेकिन यहाँ पर इस तरह से जल्दबाजी करना इन लोगों को महंगा पड़ गया, क्योंकि ये लोग जरा सा जैसे आगे बढ़े तभी अचानक कुछ हिडन ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से चारों तरफ से कई सारे फ्लाइंग सोर्ड्स और एरो तेजी के साथ इन लोगों की तरफ बढ़ने लग गए। और यहाँ पर इन सोर्ड्स और
फ्लाइंग एरोस की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें डॉज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ तीसरी लोकेशन पर आ जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा सर्दी थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके दो दोस्तों को बंदी बनाकर रखा गया है। उनमें से एक आदमी का नाम फेंगसू था और दूसरे असिस्टेंट का नाम मूनिंग है। यहाँ पर फेंगसू बहुत ही बुरी तरीके से उम्मीद हार चुका क्योंकि बहुत ही ज्यादा सर्दी थी। वो ठंड से कांपते हुए कहता है कि आप शायद हम दोनों यहीं पर मरेंगे, हमें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। जिस पर मूनिंग उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि भरोसा रखो, हमारा कैप्टन हमारे लिए रीइंफोर्समेंट लेने के लिए गया है, यकीनन वो जल्दी वापस आता होगा। जिस पर फेंगसू भी निराश होकर जवाब देते हुए कहता है कि उन्हें पकड़ने के लिए बहुत सारे डीमंस को उनके पीछे लगाया गया था, मुझे नहीं लगता कि वो सरवाइव किए होंगे। वैसे भी अस्मोडियस बहुत ही सारा खतरनाक डीमन गॉड है, मुझे लगता है कि हम लोगों के मौत का वक्त आ चुका। यहाँ इस तरह से निराश फेंगसू की बातें सुनकर मूनिंग उसे दिलासा देते हुए कहता है कि दोस्त भरोसा रखो, हमें कुछ नहीं होगा, बस इस तरह की बातें सोचना बंद करो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंगसू इतना सारा थक चुका था कि उसे ठंड की वजह से नींद आने लगी थी। वो मूनिंग से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं और ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा। मूनिंग उससे कहता है कि ऐसा मत करो, अगर तुम एक बार यहाँ पर सो गए तो तुम दोबारा कभी नहीं जाग पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि फेंगसू ने उसकी बात नहीं सुनी और वो सो गया, जिसकी वजह से वो कोमा में जा सकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ठंड की वजह से उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़ने लगे थे। यहाँ मूनिंग उसे आवाजें देते हुए उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। तभी अचानक मूनिंग की नजर सामने की तरफ से आने वाले कुछ लोगों पर पड़ गई थी, जिनमें से एक तो इनका कैप्टन, दूसरा हानियो और तीसरा आइस गार्ड था। इन तीनों को यहाँ पर देखकर मूनिंग चिल्लाते हुए कहता है कि हमें मदद चाहिए। जिसकी आवाज सुनते हुए इन लोगों की नजर जैसे उन पर पड़ी, ये लोग तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए फिर उन्होंने आजाद कराकर नीचे ले आए और खुशकिस्मती से दोनों अभी तक जिंदा थे, पर सर्दी की वजह से इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर डुआनी यहाँ पर रोते हुए कहता है कि मेरे दोस्तों मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा कैप्टन नहीं बन पाया, मुझे तुम लोगों की मदद करने के लिए जल्द से जल्द आना चाहिए था, मैंने काफी देर लगा दी। इवन की आइस गार्ड भी यहाँ पर बताता है कि इन दोनों के इंटरनल ऑर्गन सर्दी की वजह से बुरी तरीके से जमकर डैमेज हो चुके, अगर ये दोनों और ज्यादा सर्दी में रहे तो शायद ये दोनों मारे जाए। जो सुनकर हानियो सवाल करते हुए पूछता है फिर हमें क्या करना चाहिए, जिस पर आइस गार्ड जवाब देते हुए कहता है कि इन्हें लेकर हमें हाउचेन के पास जाना होगा, उसका इस्तेमाल करते हुए हम इटर्निटी टावर ट्रीटमेंट के लिए इन्हें लेकर जा सकते हैं। जो बात बिल्कुल सही भी थी, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर जैसे ही आइस गार्ड वहाँ से जाने लगा तभी अचानक उसने एक अजीब सी एनर्जी महसूस करी। वो अपने दोस्तों को बताता है कि यहाँ की कोल्ड एनर्जी अचानक से इंक्रीज होने लगी, जो सुनकर हानियो और डुआनी भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि शायद कोई इनकी तरफ बढ़ने लगा है और उनका ये शक बिल्कुल सही था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्यूट सा दिखने वाला बीस्ट तेजी के साथ जमकर तो इन लोगों के सामने आ गया, जिसे देखकर ये लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये किस तरह का बीस्ट है। तभी अचानक मूनिंग इन लोगों को बताता है कि यही है वो जिसने यहाँ पर ये सारी की सारी आइस और स्नो एनर्जी रिलीज करी हम लोगों को फ्रीज करने के लिए। मूनिंग की ये कहती हमें समझ आ जाता है कि वो बीस्ट दिखने में शायद क्यूट था, लेकिन था वो बहुत ही सारा इवल और खतरनाक। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर चौथी ग्रुप पर आ जाता है जो कि मिस वान, चेरी और साथ ही साथ सुप्रीम अर्थ मैजिशियन का था। ये तीनों भी सेम अपने दोस्तों को बचाने के लिए यहाँ पर एक मुसीबत में फंस चुके थे। हम देखते हैं कि इन लोगों पर एक साथ कई सारे बीस्ट ने हमला कर दिया है। जिन डिमोनिक बीस्ट के साथ तो सुप्रीम अर्थ मैजिशियन और मिस वान काफी सारा खतरनाक फाइट लड़ रहे थे, लेकिन मिस वान यहाँ पर लड़ते लड़ते हुए कहती है कि इन बीस्ट की तादाद तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, अगर हम इसी तरह से फाइट करते रहे तो इन्हें मारना काफी सारा मुश्किल हो जाएगा। जो सारी बातें सुनकर चेरी जवाब देते हुए कहती है कि ये सारे के सारे बीस्ट है, तुम इन्हें मुझ पर छोड़ सकते हो। जो कहती है चेरी ने अपनी बीस्ट गॉडेस की पावर को एक्टिवेट कर लिया था और बीस्ट गॉडेस की पावर एक्टिवेट करने के बाद चेरी बीस्ट को जो भी ऑर्डर दे उन बीस्ट को मानना पड़ेगा। यहाँ पर भी चेरी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उन डिमोनिक बीस्ट के साथ कनेक्ट करते हुए वो उन्हें काफी सारा क्यूट और शांत मिजाज का बना देती है, जिस वजह से अब वो सारे के सारे बीस्ट यहाँ इन लोगों पर हमला करने के बजाय वहाँ से चले गए। मिस वान और सुप्रीम अर्थ मैजिशियन ये देखकर चेरी को शाबाशी देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने दोस्तों को बचाने के लिए तीसी के साथ सामने की तरफ रवाना हो गए, जहाँ इन्हें अपने दोस्त तो नहीं मिलते, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक मोनामेंट पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर चेरी घबराते हुए कहती है कि कहीं उन्होंने हमारे दोस्तों को मार तो नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम अर्थ मैजिशियन ने उस मोनामेंट के अंदर किसी की आहट महसूस करी, इसलिए वो फौरन अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए उस मोनामेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस मोनामेंट के अंदर यहाँ इन लोगों को अपने दोस्त तो मिल गए, लेकिन वो फिलहाल बेहोशी की हालत में मौजूद थे। मिस चेरी देखती है कि वहाँ पर यांग वांगसो मौजूद नहीं, शायद उसे बाकी के सब लोगों से अलग कहीं पर बांधा गया था, इसलिए वो थोड़ी सी परेशान हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ ग्रुप नंबर 1 यानी कि हाउचेन और कैरन पर आ जाता है, जो कि दोनों ही उस फ्लेम ट्रोल का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। कैरन यहाँ पर अपने डैगर का इस्तेमाल करते ऊपर से तेजी के साथ आते हुए उस फ्लेम ट्रोल पर हमला करने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक उस फ्लेम ट्रोल ने पुरानी ब्लैक होल वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते उसके डैगर से सारी की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, जो देखकर तो कैरन भी हैरान हो गई। साथ ही साथ हम देखते हैं कि फ्लेम ट्रोल ने यहाँ पर अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए कैरन को जोर से हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल दिया, जो देखकर हाउचेन ने
पीछे से अपनी तलवार लेकर फ्लेम ट्रोल पर हमला कर दिया और दूसरी तरफ फ्लेम ट्रोल भी अपने चारों हाथों का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही उसकी तलवार को ब्लॉक कर देता है। साथ ही वो हाउचेन पर हंसते हुए कह रहा था कि मुझे हराने के लिए ताकत की जरूरत नहीं, तुम जितने ज्यादा ताकतवर होगे उतना ज्यादा तुम मुझे नहीं हरा सकते। और ये कहने के बाद उस फ्लेम ट्रोल ने अब तक जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने ब्लैक होल में इकट्ठा की थी वो सारी की सारी एनर्जी का एक साथ ही इस्तेमाल करते हुए हाउचेन पर एक लेजर बीम से हमला कर चुका। जिस बीम अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हाउचेन ने भी फौरन से अपने एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश करी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो बीम अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि हाउचेन के एब्सोल्यूट डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए साथ ही साथ उसे हिट करते हुए पीछे की तरफ गिरा चुका। ये देखकर कैरन जितना तेजी से हो सके फौरन से हाउचेन के पास आकर कहती है कि हाउचेन तुम ठीक तो हो ना, जिस पर हाउचेन कैरन को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। पीछे की तरफ फ्लेम ट्रोल ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, अब बस बहुत हुआ, मुझे गुस्सा आ चुका है, अगर तुम नहीं मरना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जिंदा कैप्चर करूंगा और जिंदा कैप्चर करके डीमन गॉड गोजिन के सामने पेश करूंगा, जिसके बाद वो मुझे बड़े से बड़ा इनाम देंगे। जो कहते हैं फ्लेम ट्रोल ने वहाँ पर एक और बहुत बड़े साइज का ब्लैक होल क्रिएट कर दिया था, जो कि वहाँ पर मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स में स्पिरिचुअल पावर थी वो सारी की सारी एब्सॉर्ब करने लगा। हाउचेन और कैरन की बॉडी में भी तो काफी सारा हाई लेवल की स्पिरिचुअल पावर थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो हाउचेन और कैरन को भी अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था, जिस पर हाउचेन और कैरन स्ट्रगल करते हुए खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर फ्लेम ट्रोल उनसे कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, तुम दोनों की स्पिरिचुअल पावर काफी सारा हाई है, इसलिए तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और आखिरकार तुम लोगों को हार मानते हुए मेरे ब्लैक होल के अंदर जाकर एब्सॉर्ब होना ही होगा। जो सारी बातें पीछे की तरफ जख्मी जिंगजुआन भी सुन रहा था, वो कैसे तैसे खड़ा होते हुए कहता है कि सिस्टर और ब्रदर इन लॉ, उसकी ये बात बिल्कुल सही है कि तुम दोनों की स्पिरिचुअल पावर काफी हाई है, इसलिए तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट है, इसलिए ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो कहती है जिंगजुआन ने फौरन से अपनी विंग्स और एक बॉम्ब को हाथ में निकालते हुए तीसरे के साथ यहाँ उसे फ्लेम ट्रोल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर कैरन और हाउचेन तो जिंगजुआन के लिए परेशान होते हुए कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर दूसरी तरफ जिंगजुआन उन्हें दिलासा देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, उसकी ये टेक्निक मेरे खिलाफ काम नहीं आने वाली। और ये बात सच भी थी, चूंकि जिंगजुआन की बॉडी में इस वक्त कोई ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं, इसलिए वो ब्लैक होल उसे तीसरे के साथ अंदर नहीं खींच रहा। जिंगजुआन इसी वजह से उड़ता उड़ता यहाँ उस फ्लेम ट्रोल के काफी ज्यादा पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने बॉम्ब को उस ब्लैक होल के अंदर थ्रो कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट के कारण फ्लेम ट्रोल तो उड़ता हुआ पीछे जा गिरा, जबकि जिंगजुआन को गिरने से पहले ही हाउचेन तीसरे के साथ जाते हुए पकड़ लेता है। जिंगजुआन हाउचेन से कह रहा था कि अब मुझे नहीं लगता कि ये कुछ देर तक अपनी उस स्पेशल टेक्निक को इस्तेमाल कर पाएगा, इसलिए अब आप इसे जान से मार सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन को तो जिंगजुआन की फिक्र थी, जिस पर जिंगजुआन कहता है कि आप मेरी फिक्र ना करो, मुझे बस ये अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई मेरे ब्रदर इन लॉ के सामने एरोगेंट बनने की कोशिश करे। हाउचेन उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है लेकिन तुम पहले ही इतने सारा इंजर्ड थे, तो आखिर तुम्हें आगे जाकर चार्ज करने की जरूरत क्या थी। जिस पर जिंगजुआन जवाब देते हुए कहता है कि मैं आपको अपनी क्रिस्टल एक्सप्लोसिव दिखाना चाहता था, जिसे मैंने हाल ही में इन्वेंट किया है, आपको मेरी एक्सप्लोसिव कूल लगे ना, बस मैं सिर्फ यही चाहता था, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, लगता है कि मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, तब तक आप दोनों इस फ्लेम ट्रोल पर आखिरी हमला करते हुए इसे इसकी औकात दिखा दो। यहाँ जिंगजुआन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि हाउचेन और कैरन ने उसे फ्लेम गार्ड की तरफ देखना शुरू कर दिया। हाउचेन अब सीरियस हो चुका है। यहाँ इस बैप्टिज्म ऑफ फ्लाइट टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि कई सारे लाइट एरे तीसी के साथ उस फ्लेम ट्रोल से जाकर टकराने लगे, जिस अटैक की वजह से फ्लेम ट्रोल की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। फाइनल टच देने के लिए हम देखते हैं कि कैरन ने भी अपने नेगेटिव पॉजिटिव किलिंग बैरियर को एक्टिवेट कर लिया, जिस किलिंग बैरियर के अंदर खींचने के बाद यहाँ फाइनल स्लैश के साथ ही वो उस फ्लेम ट्रोल की जान ले लेती है। यहाँ उस फ्लेम ट्रोल को जान से मारने के बाद हम देखते हैं कि हाउचेन और कैरन जिंगजुआन के पास आ गए ताकि वो उसे इटर्निटी टावर लेकर जा सके। दूसरी तरफ सेकंड यानी कि लिंजुआन के ग्रुप का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने सारे के सारे ट्रैप्स को पार करते हुए यहाँ मीना और शुई की जान बचा ली थी, लेकिन फिलहाल वो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है, इसलिए लिंजुआन कहता है कि चलो हमें इन्हें हाउचेन के पास लेकर जाना होगा ताकि इटर्निटी टावर में जल्द से जल्द इन लोगों का ट्रीटमेंट हो सके। इसके बाद यहाँ तीसरे ग्रुप की बारी आई, जहाँ पर हम देखते हैं कि हानी और उसके दोस्त मिलकर इस बीस्ट का मुकाबला कर रहे थे। वो बीस्ट अपनी आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं कि यहाँ पर आइस गार्ड भी है, जिसकी आइस एबिलिटीज उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक थी। और इन्हीं आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि आइस गार्ड ने उसे जान से मार डाला। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग भी अपने जख्मी दोस्तों को उठाकर तीसरे के साथ हाउचेन की तरफ बढ़ने लगे। हाउचेन पहले से ही सेंटर में इन सब का इंतजार कर रहा था, जहाँ हानियों के ग्रुप के आने के बाद चेरी का ग्रुप भी जख्मियों को लेकर वहाँ पर पहुँच गया था और हाउचेन बारी बारी करके इन सब लोगों को इटर्निटी टावर टेलीपोर्ट कर रहा है, जहाँ पर इन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था। यहाँ इटर्निटी टावर वापस आकर ज़्यामवन तो हाउचेन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मास्टर आखिरकार आप वापस लौट आए। दूसरी तरफ चेरी सारे के सारे जख्मियों पर नजर दौड़ाकर देखती है कि उनमें से तो यांग वांगसो कहीं पर भी मौजूद
नहीं। वो अभी गमज़दा होने ही लगी थी, पर तभी अचानक उसे एक लड़की डरती हुई दिखाई दी। हानी उसे हील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतनी सारा ट्रॉमेटाइज हो गई थी, उसे लग रहा था कि गुजिन उस पर हमला कर रहा है। ये देखकर चेरी ने फौरन से उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। वो उसे शांत कराते हुए कहती है कि आप डरने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम हमारे साथ सेफ हो। जो सुनकर वो लड़की भी थोड़ी देर के लिए शांत होते हुए वापस से होश में आ जाती है। यहाँ पर चेरी उस लड़की से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि आखिर तुम लोगों का कैप्टन यांग वांगसो कहाँ पर है। यहाँ अपने कैप्टन के बारे में सुनकर तो वो लड़की और साथ ही साथ उसके पास बैठा हुआ लड़का थोड़े से परेशान हो गए, क्योंकि वो जानती थी कि यांग वांगसो के साथ क्या होने वाला है। वो यहाँ पर बताते हैं कि यांग वांगसो को डीमन गॉड गुजिन अपने साथ लेकर चला गया, और वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि वो हमारे कैप्टन यांग वांगसो को सरपेंट डिमोनिक पिलर की न्यू स्पिरिट बनाएंगे। जो सुनकर तो सब लोग ही शॉक हो जाते हैं कि यांग वांगसो को डिमोनिक सरपेंट पिलर का स्पिरिट बनाया जा रहा था। वो लड़का बताता है कि डीमन गॉड गुजिन ने हम लोगों की जान इसीलिए नहीं ली क्योंकि वो डिमोनिक सरपेंट पिलर के लिए हम लोगों को मटेरियल्स की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, और चूंकि हमारा कैप्टन यांग वांगसो हम सब में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसे डिमोनिक सरपेंट पिलर की स्पिरिट की तरह चूज किया गया। जो बात सच भी थी, क्योंकि डीमन गॉड गुजिन ने यहाँ पर यांग वांगसो को बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो उसे तकलीफ पहुंचाते हुए कह रहा था कि तुम काफी सारा टैलेंटेड हो, वो एक बहुत ही अच्छे डिमोनिक पिलर स्पिरिट बनोगे, इसलिए झटपटाना छोड़ दो और मेरे सामने घुटने टेक दो। मगर यांग वांगसो लगातार गुजिन के सामने रेजिस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसे बिजली के झटके पड़ रहे थे। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।